वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਬਾय 1 ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ? ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੇ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਲੈਟਰਸ ਆਰ देयर। हाँ जी, की करांगे? पेयर्स दसने हैं। सब तो पहला आपा वर्ड लिख के पोजीशन वैल्यूज लिखांगे। C3A1 T20 19 20 18 15 16 8 5। हाँ जी, 3 उठाया, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ, ਬੋਲਿਆ ਨੰਬਰ, ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣੂਗਾ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਨਾ, ਕੋਈ पेयर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ना। 20 नंबर छोटे, पेयर ही नहीं बनेगा। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बनया। 19 20 कोई पेयर नहीं बन रहा। 19 20 अगे नंबर छोटे 18 19 20 ना। 18 19 20 ना। 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 16 17 18 16 17 18 19 20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बने। किन्ने पेयर? 1 2 3 4 पेयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट, लाइट इज कॉल्ड डार्क, डार्क इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड समर, समर इज कॉल्ड विंड, विंड इज कॉल्ड स्काई। Which one of the season of the year? सीजन केड़ा है? समर, गर्मियां सीजन है। ठीक है जी। ते सीजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं? विंड। ते आंसर की होएगा? विंड। ठीक। नेक्स्ट इज, हाँ जी, इन फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स 1 3 and 7 have appeared together, 7 being in the middle, 1 and 3 on either of the side। right। या तो 1 7 3 होवे या 3 1 7 होवे। 1 7 3 1 7 3 1 7 3 या फिर 3 7 1 होवे। 3 7 1 नहीं मिल रहा। 3 7 1 नहीं मिल रहा। की आंसर आएगा 3। ठीक। हाँ जी, कैप्रीशियस, रिलायबिलिटी, एंटोनियम्स। हाँ जी, अगला एंटोनियम लभना आपा, आंसर इज डी। राइट। सिनोनियम एंटोनियम वोकैब ते डिपेंड करेंगे थोड़े। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप ते। देयर आर 7 मेंबर्स PQRST and UV, 4 फीमेल, फैमिली रन्स इनटू 3 जनरेशंस है। गिवन है सारा कुछ। फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 मैरिड कपल, 3 डॉटर्स एंड 2 मदर्स। ठीक है जी। 2 मैरिड कपल, 3 डॉटर्स, 2 मदर्स। ठीक है जी। एस इज ब्रदर ऑफ आर, एस ब्रदर है आर दा। आर इज mother of V, sorry, R is mother of U, V is Q's son-in-law, V Q दा son-in-law है। सोचना आपा है। ठीक है जी। son-in-law किवें बनूगा? V Q दा son-in-law है, यह मैरिड होगी ते Q इत्थे। ठीक है। क्यों? इस फीमेल दा बच्चा भी सी। ठीक है। ते आपां उसदा हस्बैंड बनाया ते Q इत्थे। हाँ जी, P इज फादर ऑफ R, P अगर फादर है तो ए मदर हुई। हाँ जी, एक फीमेल बची T,
ਹੁਣ ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਫੀਮੇਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, 3 ਡਾਟਰਸ है, 2 मदर्स है, ठीक है जी। 4 फीमेल है, 1 2, ये भी फीमेल ते ये भी फीमेल, ठीक। डॉटर्स 3 है, एक डॉटर 2 ते 3, ये भी हो सकती है, ठीक है। 3 ही कंफर्म कितने आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ओके। इत्थे क्वेश्चन च गड़बड़ हो रखी है, हाँ जी। क्वेश्चन ए सी लिख उत्थे रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्यू इज मदर ऑफ आर, चेक करिए कि क्यू मदर है आर दी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज तो ठीक होगी, क्यू बिल्कुल मदर है आर दी। हाँ जी, टी में बी सिस्टर ऑफ एस, बिल्कुल टी हो सकता है एस दी सिस्टर होवे। वी में बी फादर ऑफ टी, बिल्कुल टी एंड वी आर मैरिड कपल्स, यह वाली चीज गलत है। क्यों, अपने क्वेश्चन विच की है, ओहो हाँ जी, अपने क्वेश्चन विच की है, टी ते वी मैरिड नहीं है, राइट। नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज पी हैव, पी दे 2 बच्चे भी हो सकते हैं ते 3 भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशनशिप 4, तो आंसर इज 4, ठीक है जी। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, क्यू की लगता है यू दा, अपन क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्यू की लगता है यू दा। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू, क्यू की लगी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, आंसर इज सी। टी एंड यू आर, टी ते यू की रिलेशन है, टी ते यू की सिस्टर्स है, नहीं पता सी, क्यों की चार्ट सी अपना, अपना चार्ट इस तरीके नाल सी कि यू इत्थे भी हो सकती है, मतलब वी ते आर इन्हां दी बेटी भी हो सकती है, ते ये भी हो सकता है कि इन्हां दी सिस्टर होवे, मतलब आर दी सिस्टर होवे भी, है ना। अंकल नहीं ना, अंकल तो नहीं सी, हाँ ये हो सकता है कि यह पहला या तो सिस्टर्स होन, आर ते की पूछे, टी ते यू पूछे अपन, टी इन्हां दी इत्थे भी आ सकती सी ते टी इत्थे भी आ सकता सी, या तो इन्हां दा आंट ते नीस का रिलेशन होगा, या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों सिस्टर्स होन, आंसर इज ईदर ए और बी। हाँ जी, 3 of the following 4 are alike in certain way, किस से बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ऑड वन आउट, ऑड वन आउट से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्यूबिक एरिया मेजर करते हैं, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर क्यूब है, वॉल्यूम चाहूगा, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम नु मेजर करूंगा, वॉल्यूम सिर्फ क्या रह जाए जो कि एरिया नु मेजर करता है, तो आंसर इज डी। ओहो बड़ी दिक्कत आ रही है, डायरेक्शन द क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ वाल गया, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक टू,
देखो फेस नॉर्थ वाल, इधर राइट इधर लेफ्ट 2. He again turned left and walked 3. At this point he turned to left, right इधर left इधर and walked 3. ठीक है जी. How many kilometer is he from starting point? Starting point तो कितना distance ते है 1 kilometer. Clear? हाँ जी. Next question किसका अपने कोल sitting arrangement द question है. A B C D E F G and H. ठीक है जी. Face another northward. A is 4 to the right of E. E the right. 1 2 3 4. H is 4 to the left of D. D the right left. 1 2 3 4. C and F which are not at the end are neighbors B and E. ठीक है जी. C and F which are not at the ends. C ਤੇ F एंड ਤੇ नहीं बैठे बट ये नेबर किदे है. C जो है वो B ਦੇ ਨਾਲ बैठा है ਤੇ E जो है वो F ਦੇ ਨਾਲ बैठा है. ठीक है जी. नेक्स्ट ठीक है जी. H is next to the left of A. A is the neighbor of B. ठीक है जी. ठीक है जी. राइट लेफ्ट H. A is the neighbor of B. इत्थे आया. B ਦੇ ਨਾਲ किसने आना सी? C ने. C इत्थे आया राइट. पर C ने एंड ते नहीं बैठना. किन्ने लोग सी? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक. H ਤੇ D ਵਿੱਚ 3 ਲੋग 1 2 3 ਤਾਂ D ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ. ਨੈਕਸਟ F ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ. F E ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ. बचा कौन? G. What is the position of F? Next to the right E. F दी पोजीशन बिल्कुल ठीक है. हाँ जी. 6 to the 5th of D. ना इन्हें दा डिस्टेंस ही नहीं है. क्लियर? Next, which of the following statement is not true? G is the neighbor of F and H. Check करिए. G is the neighbor of F and H. बिल्कुल ठीक है. यही ठीक बन गया. Not true पूछा है. ये तो ठीक है. B is next to the right of A. B is A and C. बिल्कुल ठीक है. E is at the left end. देखिए E लेफ्ट हैंड पे है. बिल्कुल ठीक है. D is next to the right of B. नहीं जी नेक्स्ट नहीं है. ठीक है जी. तो फोर्थ स्टेटमेंट अपनी गलत होगी. वो मैं ज्यादा पीछे चली गई. राइट आंसर इज D. Who is the neighbor of D? D the neighbor कौन है? Who is the neighbor of D? C. C alone. Which of the following statement is not true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? H is second to the right of F. F दे सेकंड राइट. H is second to the right of 1 2. बिल्कुल ठीक है. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ नहीं है. है ना. E 4 to the left of A. E फोर्थ लेफ्ट ते है A दे. 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है.
D is 4 to the right of H. D fourth right ਤੇ ਹੈ 1 2 3 4. Answer is none of these. हाँ जी, next question. Who are sitting at the end? Question देखना पड़ेगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि end ਤੇ कौन बैठा है. E ਤੇ D. end ਤੇ कौन है? E ਤੇ D. E D options नहीं है तो आप की आंसर करांगे none of these, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पजल्स का क्वेश्चन है, ध्यान नाल करना पड़ेगा. 5 प्रोफेसर है A B C D एंड E. ठीक है जी, 5 डिफरेंट सिटीज रहंदे है ते 5 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं A B C D E. ठीक है जी, 5 सिटीज रहंदे है. बहुत सेंसिटिव हो रखे है. हाँ जी, A डज नॉट स्टे इन ईदर बेंगलोर और लखनऊ. A बेंगलोर में भी नहीं रहता, लखनऊ में भी नहीं रहता. ठीक है जी. ही टीचेस फिलोसफी. A जो है वो फिलोसफी पढ़ा रहा है. ठीक है जी. B डज नॉट स्टे इन हैदराबाद और लखनऊ. B ने ना तो हैदराबाद रहना है ना लखनऊ रहना है. ठीक है. ही टीचेस मैथ्स. ठीक. डी जयपुर रहता है. डी रहता है जयपुर. ठीक है. डज नॉट टीच इकोनॉमिक्स. राइट. एफ डज नॉट स्टे ईदर बेंगलोर और दिल्ली. ई बेंगलोर भी नहीं रहता, दिल्ली भी नहीं रहता. बेंगलोर ने इत्थे भी नहीं आना, इत्थे भी नहीं आना. ठीक है जी. ही टीचेस ज्योग्राफी. सी डज नॉट टीच हिस्ट्री. सी डज नॉट टीच हिस्ट्री. एंड ही स्टेड दिल्ली. हुण देखा जाए बेंगलोर ने इत्थे भी नहीं आना, इत्थे भी नहीं आना, बेंगलोर. ठीक है. इत्थे की आना है, लखनऊ इत्थे आ जाऊगा. कोई एक सिटी रहेगी जो मैं नहीं पढ़ी, हैदराबाद. इत्थे हैदराबाद आ जाऊ. ठीक है. हुण इत्थे एच वाला सब्जेक्ट आ जाऊ तो इत्थे इंग्लिश आ जाऊ. बस. हु स्टे बेंगलोर. बेंगलोर कौन रहता है? दैट इज बी. है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज सी टीचेस. सी केड़े सब्जेक्ट्स पढ़ांदा है? इकोनॉमिक्स. सी की पढ़ांदा है? इकोनॉमिक्स. अदर देन A, B and C option, right? At which of the following place D stay? D कित्थे रहंदा है? D कित्थे रहंदा है? जयपुर. सॉरी, E क्या है? मैं D देख लिया. E कित्थे रहंदा है? E रहंदा है लखनऊ. लखनऊ. हाँ जी. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डी टीचेस. डी की पढ़ांदा है? मेरे ख्याल से इंग्लिश पढ़ा रहा सी. देख लेने आप कंफर्म करके आंसर मार्क करांगे. डी एच. एच मतलब शायद हिस्ट्री है. ऑप्शंस देख लेने हैं. बिल्कुल हिस्ट्री. हाँ जी. थैंक यू गाइस. आप इत्थे रीजनिंग सैक्शन ओवर किया. ठीक है. तुहानू समझ आया होगा. चंगी तरीके नाल तैयारी करके अगला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करियो. ठीक है जी. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कशन करेंगे क्वांट का सेक्शन फॉर मॉक टेस्ट नंबर 3. राइट. तो पहला क्वेश्चन है एवरेज के लिए. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. तो क्वेश्चन है द एवरेज लेंथ ऑफ एनी 4 फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड इज 600. क्वेश्चन नंबर 1. राइट. तो एवरेज ऑफ 4 fingers is given as 600 mm. लेकिन इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो आंसर आएगा कांट बी डिटर्मिन्ड. आप 5 फिंगर्स की एवरेज निकाल ही नहीं सकते.
अगर तो होता ना 5 की एवरेज गिवन है और कुछ एक इन्फॉर्मेशन और होती, या 4 की गिवन है एक इन्फॉर्मेशन और होती, फिर आप 5 की निकाल सकते थे, राइट। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, कांट बी डिटरमिन्ड, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन अ वर्कशॉप इज़ 95। द एवरेज सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर्स इज़, तो एलिगेशन का रूल लगा देंगे, साफ पता लग रहा है, हर मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। 15 ऑफिसर्स की एवरेज जो है वो 525 है, और उसके बाद बाकी बचे हुए लोगों की 85 है, जो हमें पता करना है, तो उसको एक्स ले लेते हैं, और जो ओवरऑल सैलरी है वो 95 है पूरे एम्प्लॉयज़ की, राइट। तो इस पे हम जब हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 525 माइनस 95 अपॉन 95 माइनस 85 इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन 15। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी, आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 430 इंटू 15/10, दैट विल कम आउट टू बी 660। सो 660 आपका आंसर है, राइट। 660 कैसे आया, क्योंकि जो x की वैल्यू आएगी वो 645 आएगी, ये 645 आएगी, ये 660 नहीं है। जब 645 आ जाएगी तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बनाने हैं, जिसमें आप 15 भी ऐड करोगे, क्योंकि इसमें ऑफिसर्स भी ऐड होंगे, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर सोहन लाल इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 4 years hence the sum of their ages will be 43 years। तो आज से 4 साल बाद मिस्टर सोहन लाल और उसके सन की जो सम है वो होगा 43 years। मिस्टर सोहन लाल एंड हिज सन विल बी 43 years आफ्टर 4 years। और आज की डेट में सन और सोहन लाल की जो रेशियो है वो 4 टाइम्स है, तो 4:1 बनेगी। इस सम को अगर मैं प्रेजेंट पे ले आऊँगा तो 43 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 35 years। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, तो ये 7 है सन, और सोहन लाल 28, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज 7 years, तो आंसर इज 7 years, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ए और बी की इनकम की रेशियो 3:2 है, और जो उनके एक्सपेंडिचर है वो किस रेशियो में, 5:3 में, और उनकी जो सेविंग है वो 1000 ईच है। 1000 ईच है मतलब सेविंग बराबर है। अगर उनकी सेविंग बराबर है तो उनका डिफरेंस इनकम और एक्सपेंडिचर का भी सेम होना चाहिए। वो कैसे होगा, अब देखो रेशो का डिफरेंस तुम्हें सेम करना आता है। 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 5 और 3 में कितने का, 2 का। ये 2 का डिफरेंस है, ये 1 का। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 आएगा और ये 4 आएगा। तो अब जो रेशो में गैप क्रिएट हुआ है वो देखो कितने का, 1 का। रेशो में जो गैप क्रिएट हुआ है वो कितने का, 1 का। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 1000 के बराबर, राइट। और अगर 1 जो है वो 1000 के बराबर है तो ए की जो इनकम है वो कितनी होगी, 6000। ए की जो इनकम है वो 6000 होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 3 लोग हैं जी, जे, आर और पी, राइट। उन्होंने रेंट किया एक वीडियो कैसेट को फॉर 1 वीक, ₹350 थे, ठीक है। इसमें से अब उसमें से 6 आवर्स, 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली इन्होंने यूज़ किया। तो जे ने 6 आवर्स के लिए, आर ने 10 आवर्स के लिए और पी ने 12 आवर्स के लिए यूज़ किया। तो इनको पे भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। द रेशियो विल बी 6:10:12, और फर्दर कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो 3:5:6। तो जो टोटल पेमेंट आएगी वो कितनी आएगी रेशियो में, 3 + 5 8 + 6 14। तो जो 14 की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 350 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 350 डिवाइडेड बाय 14। और पूछा क्या क्वेश्चन में, रेंट पेड बाय पी, पी की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 की वैल्यू हो जाएगी 350 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 6। दैट इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो इट विल बी 150। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन पे, in an examination there were 2000 candidates, out of which 900 candidates were boys and rest were girls. If 32% of boys and 38% of the girls passed, then what is the total percentage of failures? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी ये तो। 68% ऑफ 900 लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि 32% बॉयज़ पास हुए तो 68 फेल हुए ना 900 में से, और 38 जो है 38 जो है वो गर्ल्स पास हुई हैं, तो 62 that is equal to total failed,
राइट। तो 68% जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस विल बी 612 एंड देन 682 और आंसर जो आएगा दैट विल बी 1294। सो द आंसर इज 1294 divided by 2000 into 100%, right? So the answer is 64.7%. Question number 7 पे चलते हैं। Alok bought 25 kg of rice at 6 per kg, 35 kg of rice at 7 per kg. 6 per kg 25, 7 per kg 35. ठीक है, अगेन रूल ऑफ एलिगेशन। और उसने मिक्सचर जो बेचा वो 6.75 पे बेचा। ओके, अगर 6.75 पे बेचा तो हम क्या करेंगे, इस पे एलिगेशन नहीं लगाते, सिंपली हम इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को ना। कैसे, देखो जो सेलिंग प्राइस है मिक्सचर का वो कितना होगा, 6.75 पर केजी, और जो पर केजी की कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं हम। पर केजी की जो कॉस्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू 25। ये नेट रिजल्ट बनेगा टाइप 1 पे। क्यों, क्योंकि जो टाइप 1 है वो 6 रुपीज़ की है, ठीक है, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा 0.75 का होगा और है वो 25 kg। और जो सेकंड टाइप है वो 7 रुपीज़ के, तो उस पर लॉस होगा 0.25 का इंटू 35, राइट। सो द नेट रिजल्ट विल बी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 18.75 एंड दिस इज़ माइनस 8.75, सो दैट विल बी 10। सो नेट रिजल्ट विल बी 10 एंड सो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी नन ऑफ दीज। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है पर वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, राइट। अब चलते हैं 8th पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 एंड 10% इन 3 years इज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम 3 साल का, इट इज़ 3, 3 एंड 1, राइट। 10% 1000 का कितना हुआ 100, देन 10, देन 1, सो इट इज़ 331, राइट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो एक कार है, वो 3 सक्सेसिव इक्वल स्ट्रेच पे कितने की स्पीड पे चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। सो इट्स एवरेज स्पीड विल बी, आपको फॉर्मूला पता होगा, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। सो इट इज़ 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई xyz क्या है इसमें, स्पीड्स है, तो इट विल बी 200 प्लस 1200 प्लस 600। So it will be 3 times 10 times 20 times 60 upon 1400 plus 600, that is equal to 2000, right? So 1 2 3 1 2 3 cancel हो गया 2, so that is 18 kilometer per hour, right? So let's go to question number 10 now. Two trains are running on parallel lines in the same direction at the speed of 50 and 30 km per hour. The faster train crosses a man and slower train is 18. The length of the faster train is. अब देखो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, क्योंकि सिर्फ उसने मैन को क्रॉस करना है। नेट स्पीड क्या आएगी 50 माइनस 30 दैट इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन को मैंने मान लिया LF मीटर्स, राइट। तो टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम लगेगा 18 सेकेंड्स गिवन है हमें। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 5/18 इंटू 18 कट गया, दैट इज 100 मीटर्स, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A boat covers 24 km upstream and 36 km downstream in 6 hours, while it covers 36 km upstream and 24 km downstream in 6.5 hours. Find the velocity of the current, right? So this boat covers 24 km upstream and 36 km downstream in 6 hours, and it covers 36 km upstream and 24 km downstream in 6.5 hours. तो आप क्या करोगे, इन दोनों का HCF ले लोगे। जब HCF ले लोगे तो ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, ये टाइम है, ठीक है। तो 12 आएगा, जब 12 से 36 को डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसको 3 और 3 में डिवाइड कर दो, तो 3 आवर्स इसके अपस्ट्रीम के लगे थे, 3 आवर्स डाउनस्ट्रीम के लगे थे। तो जो अपस्ट्रीम की स्पीड है
वो 8 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि उसका डिस्टेंस 24 था, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की वेलोसिटी है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, सो दैट इज़ 12 माइनस 8 बाई 2, दैट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ 8 चिल्ड्रन एंड 12 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। 9 days में काम करते हैं। ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम। एक चाइल्ड जो है वो डबल टाइम लेता है मैन के, मतलब 2 चाइल्ड मिला के 1 मैन के बराबर बनते हैं। राइट, तो कितने दिन में 12 मैन फिनिश करेंगे ये काम को? ठीक है, तो 8 चाइल्ड की जगह मैं लिख सकता हूँ, 2 चाइल्ड 1 मैन बनाते हैं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 मैन। तो दिस बिकम्स नाउ 4 मैन प्लस 12 मैन एज इट इज़ 9 days में काम करते हैं। तो कैन आई से 16 मैन 9 days में काम करते हैं। तो चेन रूल लगा देते हैं, 16 मैन 9 days में एक काम करते हैं, तो बताओ 12 मैन कितने डेज में वही काम करेंगे? सो 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, सो एक्स बिकम्स 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। राइट, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। A contractor undertook to do a certain piece of work in 9 days. He employed certain number of laborers, but 6 days of them being absent from very first day, the rest couldn't do. Okay, so chain rule लगाएंगे सिंपली। तो 9 days में टारगेट करना था, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो थे वो 6 चले गए, इस वजह से काम 15 दिन में हुआ। नाउ 9x विल बी इक्वल टू 15x माइनस 90। राइट, सो that will be equal to then 6x is equal to 90, so x is equal to 15। so starting में कितने एम्प्लॉयज़ थे? 15 एम्प्लॉयज़ थे, so आंसर इज 15। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। Pipes A and B can fill a tank in 15 and 20 minutes respectively. Both are open together, but after 4 minutes A is turned off. So the total time taken to fill the tank is, now A और B। A कितनी देर में काम करता है? 15 मिनट में। B कितनी देर में करता है? 20 मिनट में। एलसीएम कितना आ गया? 60 लीटर्स। ए की एफिशिएंसी 4 लीटर पर मिनट, बी की एफिशिएंसी 3 लीटर पर मिनट। राइट, तो क्वेश्चन क्या कहता है? दोनों पाइप्स को इकट्ठे ऑन किया, तो 4 मिनट के लिए तो ए और बी ने काम किया। ए और बी मिलके एक मिनट में कितना करते हैं? 7। तो 4 मिनट में कितना करेंगे? 28 लीटर्स। अब पेंडिंग काम किसने किया? 32 लीटर्स काम। पेंडिंग वर्क इज 32 लीटर्स। ए इज़ टर्नड ऑफ, तो करवाना किससे? बी से, तो एफिशिएंसी क्या होगी बी की? 3 लीटर्स पर मिनट। सो जो आंसर आएगा, तो टाइम कितना लगेगा? 32/3 मिनट्स मोर। 32/3 मिनट्स मोर लगेंगे अभी। राइट, सो टोटल टाइम क्या होगा? 32/3 में आपको ऐड करना पड़ेगा जो पहले 4 मिनट लगे थे वो भी। राइट, ओके, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ क्वीन किंग और क्वीन? बड़ा सिंपल है, 4 किंग, प्रोबेबिलिटी 4/52, 4 क्वींस 4/52, सो द आंसर इज 8/52। 4 इंटू 2, 4 इंटू 13, आंसर इज 13, 2/13। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगेन एवरेज का है। एवरेज जो है जनवरी एंड फेबररी की 6 है, तो इनका सम कितना हो गया? 12। दो चीज़ों की एवरेज 6 है, तो सम 12 हुआ ना। एंड द मंथ्स ऑफ मार्च टू जून इज मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून। इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 20। सो जुलाई से अक्टूबर इज जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर इज इक्वल टू 40। राइट, ओके, एंड नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर प्लस दिसंबर का जो कितना सम अगेन 12 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? तो थ्रू आउट द होल ईयर इज, सो थ्रू आउट द ईयर जो टोटल होगा वो कितना होगा? 12 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि पूरे साल में 12 मंथ्स है। राइट, सो इट विल बी 60 प्लस 24, 84/12, दैट इज इक्वल टू 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। राइट, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 17। अगेन एलिगेशंस मॉडल है दो तरह के, स्फीयर्स एंड क्यूब्स। तो आपको पता है स्फीयर्स का तो एक ही सरफेस होता है, और जो क्यूब होता है उसके 6 सरफेस होते हैं।
राइट। ऑन एन एवरेज जो सरफेस है वो कितने हैं, 150/30, क्योंकि टोटल 30 चीज़ें हैं तो 5। तो जो स्फीयर्स और क्यूब्स हैं उनकी जो रेशियो आएगी दैट विल बी 1:4। और टोटल चीज़ें कितनी हैं, 30। तो 5 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 6, तो 6 स्फीयर्स हैं और 24 क्यूब्स हैं। 6 स्फीयर्स एंड 24 क्यूब्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1 year ago the father was 4 times as old as his son. In 6 years his age exceeds, okay, तो father और son, father son, 1 year ago the father was 4 times as old as his son. तो son x है तो father कितना है, 4x। तो present age कितनी होगी, 4x+1 और x+1। और क्वेश्चन कहता है in 6 years time his age exceeds twice his son's age by 9 years। तो 6 साल बाद फादर कितना होगा, 4x+7, सन कितना होगा, x+7, और ये कितना होगा, सन के ट्वाइस से 9 ज़्यादा। सो दैट विल बी इक्वल टू 4x+7 इज इक्वल टू 2x+7 प्लस 2x+14 सॉरी प्लस 9। सो इट विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x को मैं इधर ले गया हूँ, ठीक है। तो इट विल बी 23 - 7 दैट इज 16। सो x की वैल्यू क्या है, 8। तो सन 8 होगा और फादर 32 होगा। ये 1 साल पहले का है। तो प्रेजेंट में कितने हो जाएंगे, 33 और 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 33 और 9। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, यस 33:9 की जो प्रेजेंट एज है दैट इज 11:3। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द वेट ऑफ 13 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड इज 23.4। सो 13 मीटर का जो वेट है दैट इज़ 23.4। तो 1 मीटर का कितना होगा, डिवाइड बाय 13, और 6 मीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6। तो सीधा सीधा एक्सप्रेशन बना के आप आंसर निकाल सकते हैं। इट विल कम आउट टू बी 10.8 kg, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। ABC 3 पार्टनर्स है बिजनेस में। अगर ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B एंड द कैपिटल ऑफ B इज़ 4 times C, सो B इज़ 4 times C। सो आई थिंक आप रेशियो बड़े आराम से निकाल सकते हो। A और B की जो है वो 3:2 है और B और C की जो है वो 4:1 है। तो जो कॉम्बो रेशियो निकलेगी ABC की दैट विल कम आउट टू बी 6:4:1 B को सेम करने के बाद। और उसके बाद जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 5940 का, 5940 का। तो 11 की जो वैल्यू है दैट इज़ 5940। तो 1 की वैल्यू इज़ डिवाइड बाई 11 तो 555 40। सो 1 की वैल्यू इज़ 540। सो शेयर ऑफ C इज़ 540। 540 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। होपफुली आपके आंसर सारे करेक्ट होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वॉक। वेलकम टू द इंग्लिश सेक्शन बाय पीयूष। सो आपने मॉक अटेम्प्ट किया होगा, आपको पता लग गया होगा कि इंग्लिश में अगर आपकी मिस्टेक्स हुई हैं तो कहाँ हुई है, बट फिर भी आई एम देयर टू क्लैरिफाई ऑल दोज। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, एरर जिसमें आपको फाइंड करना था। ही डिड नॉट ईट द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटरली एंड वॉज स्लाइटली रॉटन। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आपको इतना पता लग गया कि ये सारा पास्ट में है। पता कैसे लगा है सर, डिड भी पास्ट में, टेस्टेड भी पास्ट में, एंड वॉज भी पास्ट में। तो इतना पता लगा ये जो पास्ट की सिमेट्री है ये एब्सोल्युटली मेंटेन्ड है। ठीक है जी। अब उसके बाद उसने एप्पल नहीं खाया था क्योंकि, तो ये बिकॉज का जो कंजंक्शन वाला पार्ट है ये भी करेक्ट है। कैसे पता लगा, क्योंकि से, राइट। और कुछ हद तक वो रॉटन था, स्लाइटली, थोड़ा सा। अब बात आती है बिटरली की। वो कहता है उसने एप्पल नहीं खाया था क्योंकि वो बिटर टेस्ट कर रहा था, बिटरली नहीं, इट शुड बी बिटर। ये जब आप वर्ड देखते हैं ना, टेस्ट, सीम, लुक, स्मेल, इनके साथ एडवर्ब यूज नहीं होता, हर बार एडजेक्टिव यूज होता है। तो इट शुड बी बिटर। सो वी कैन से द एरर लाइज इन द पार्ट बी, he did not eat the apple because it tasted
bitter and was slightly rotten. Most people take him to be a great writer. Writer is no doubt, but he is more an educationist, and it is innovation in education that will go down in history. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा का सारा प्रेजेंट में है. पता कैसे लगा? टेक भी प्रेजेंट में है, इज भी प्रेजेंट में है, फिर इज आया है, फिर इज आया है, एंड ऑफ कोर्स विल प्रेजेंट का ही पार्ट होगा फ्यूचर में, क्योंकि अगर ये पास्ट में होता तो फिर ये विल का क्या बन जाता? वुड. बट अभी ज़रूरत नहीं है. तो इट सेज मोस्ट पीपल टेक हिम टू बी ग्रेट राइटर इज नो डाउट, बट ही इज मोर एन. अब देखो ये एजुकेशनिस्ट भी है और राइटर भी है, राइट? लेकिन ये ज़्यादा क्या है? एजुकेशनिस्ट. तो जब आप किसी की तरफ ज़्यादा टिल्ट होते हैं ना तो वहाँ पर ऑफ यूज़ करते हैं. ही इज़ मोर ऑफ एन एजुकेशनिस्ट. तो एरर भी अभी भी कहाँ पर आया है? एरर स्टिल लाइज इन पार्ट बी. सो आपका जो आंसर है दैट इज बी. When she arrived, I was pretty fed up because I was waiting since 8 o'clock in this horrible weather. जब वो आई थी मैं फेड अप हो गया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था 8 बजे से इस हॉरिबल वेदर में, राइट? अब देखो जब आपको सिंस फॉर मिल जाता है तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है परफेक्ट कंटिन्यूस की. सवाल ये होता है प्रेजेंट का चाहिए कि पास्ट का. अब देखो ऊपर क्या है, ये सारे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये सारे पास्ट के हैं, राइट? तो मुझे अभी भी किसका चाहिए? पास्ट का. तो आई वुड से इट शुड बी आई वॉज वेटिंग की जगह आई हैड बीन वेटिंग. एरर लाइज इन वॉट? ऑफ कोर्स द पार्ट बी. ऑफ द टू थीसिस सबमिटेड फॉर द डिग्री. ये तो खत्म ही हो गया. कैसे? कहता सर दो है. दो का मतलब आगे फॉलो होने वाली एंटिटी क्या होगी? प्लूरल. तो थीसिस THESES. तो बस बड़ा सिंपल, ये थीसिस का प्लूरल होगा. तो आंसर लाइज इन पार्ट ए. A word or phrase is written in bold letters for each of the following listed below. You choose the word nearest to the bold part. Nearest यानी कि we are using the word here as synonym. The inspector was a vigilant young man. जो इंस्पेक्टर था विजिलेंट था. विजिलेंट मतलब जैसे चौकीदार होता है विजिलेंट होता है ना? मतलब he was a watchful young man. एम्बिशियस का मतलब आपको पता ही है, जिसके सपने अच्छे होते हैं, एम अच्छे होते हैं. इंटेलिजेंट तो पता ही है, IQ ऊपर. स्मार्ट इज ऑफ कोर्स स्मार्ट, राइट? इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेन यू हैव टू चूज द वर्ड नियरेस्ट, यानी कि वी आर अगेन इनटू व्हाट? सिनोनिम्स. मैन हैज टू एनकाउंटर मेनी हार्डशिप्स. हार्डशिप्स होता है ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें आती है ना, मुश्किलें. मैन को उनको एनकाउंटर यानी कि फेस करना होता है. सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे हम मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं ना. बेयर सहना, ओवरकम उस दुविधा के ऊपर से गुजरना. नेक्स्ट ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी कि यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? एंटोनिम्स की. The plane lay burnt in fragments. Fragments मतलब टुकड़ों में, राइट? होल, पार्ट, स्क्रैप, पीसेस, ये चार आए. टुकड़ों का मतलब पीसेस होता है, ये तो सिनोनिम हो गया. ये भी सिनोनिम हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया. तो इट इज होल. हमें ऑपोजिट फाइंड करना था, याद है? एंटोनिम. तो द आंसर इज ए. अगेन यहां बात किसकी हो रही है? ऑपोजिट की. तो अब हम क्या करेंगे? ही वॉज चार्ज विद अबेटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड. इनोसेंट चाइल्ड का मर्डर हुआ था, उसमें उसने क्या किया था? अबेट मतलब साथ देना. उसका भी एक हाथ था, साथ दिया था. तो सपोर्ट तो साथ देना सिनोनिम हो गया. हमें तो ऑपोजिट फाइंड करना है. प्रमोट होता है आगे भेजना, इंस्टिगेट भी यही होता है. बैफल मीन्स कंफ्यूज्ड. तो आंसर इज ए.
माइंड माई वर्ड्स, एंटोनिम्स बिल्कुल उल्टे नहीं आएंगे, साथ देना था और उसके ऑपोजिट ये भी कह सकते हो कंफ्यूज था, वो दूं कि ना दूं। दिस इज रीअरेंजमेंट, S1 S2 फिक्स होगा जिसको S1 S6 बोलते हैं, और आगे का बीच में PQRS को आपको फाइंड करना है। ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं पाया था, राइट। S6 कोल्डर देन यूजुअल, राइट। एकदम से उसने हाथी की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनी, उठने में और हाथी का कोई रोल नहीं लग रहा है, उसने दोबारा ट्राई किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यस। तो क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखो ऑप्शंस में क्यू से स्टार्ट कौन से हो रहे हैं, 3 और 4, तो इन दोनों में से कोई आंसर है। अब देखो क्यू के बाद पी तो आना ही आना है इनके अकॉर्डिंग, तो ऑल एट वंस उसने एक हाथी के ट्रम्पेट की आवाज़ सुनी, तब वो रिवर में चला गया या पहले वो खड़ा हो गया? यस, नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज इन फीट, पहले वो खड़ा होगा पर्सन तभी तो रिवर में जाएगा, यानी द आंसर इज QPRS, ऑप्शन लाइज सी। देखो कितना सिंपल तरीके से सॉल्व किया हमने। ही ट्राइड द डोर, उसने डोर को ट्राई किया, PQRS। द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, देन ही स्टेप्ड इनटू द रूम, ही वेटेड फॉर अ मिनट, इट ओपन इज, अरे पहले तो खुलेगा ना रूम, ट्राई किया तभी तो वो ओपन हुआ, तो इट शुड बी पहले S से ही है, इट ओपन ईजिली, ठीक है, जिसको 2 बोलेंगे हम। देन ही पीप्ड इन, फिर द रूम वॉज नीट एंड क्लीन, फिर उसने 1-2 मिनट वेट किया, फिर उसने स्टेप किया, यानी इट शुड बी SPRQ, जबकि हमने पहले ही जज कर लिया था, बट स्टिल हमें श्योर होना चाहिए था। So yes, all the best to you for the English section for the upcoming mocks. Thank you. Enjoy. हाँ जी, ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਗਿਆਨਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 3 ਉਸ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਮ ਐਪ ਤੇ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਕੇ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। तो ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए आप डिस्कस करते हैं पंजाब मॉक टेस्ट 3 दे जीके ते पंजाब जीके दे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है जी, तो जो पहला क्वेश्चन है वह है वेयर इन इंडिया इज द जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क लोकेटेड। ठीक, स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत सारी जीके दे विच इन्फॉर्मेशन इहो जी हुंदी है जिहड़ी आपां मैमोराइज करनी हुंदी है, जिहड़ी बेसिकली की हुंदा फैक्ट्स हुंदे हैं। ठीक है जी, जिहड़ी चीज़ बदलती नहीं है। तो जैसे जिम कॉर्बेट पार्क की लोकेशन ऑब्वियसली एक ही होने वाली है, एक स्टेट होने वाली है। ठीक है जी, तो ये बदलन नहीं वाली, तो मतलब ये अपनी मैमरी का कंपोनेंट है, ये फैक्ट वाली न्यूज़ है, स्टैटिक जीके है। तो इसनूं आपां ने याद किया होगा इंडिया के जिन्ने भी प्रोमीनेंट नैशनल पार्क्स है, ठीक, तो आपां नूं ये याद करना पऊगा। बहुत सारे एग्जाम्स दे विच भावें पंजाब दे होण या कोई होर होण, उन्हां दे विच इहो जिहे क्वेश्चन आउंदे ही रहिंदे आ। ठीक, तो जे नैशनल पार्क की गल करिए, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क किहड़ी स्टेट दे विच है? उत्तराखंड दे विच सिचुएटेड। ठीक है जी, तो जिन्ने भी नैशनल पार्क्स है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंट्री दे विच है, आप सारे ने वो याद करनी है। डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं जिसनों आंसर जिसने याद की वो आंसर दे सकता है, जिसने नहीं की वो आंसर नहीं दे पाता। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक बेसिस तुहानूं आइडिया हो जाता है कि इहो जिहे क्वेश्चन एग्जाम्स दे विच आउंदे रहिंदे आ ते तुसीं याद करनी है चीज़। ठीक, तो जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क इन उत्तराखंड। अगली जिहड़ा क्वेश्चन सी पंजाब जीके दे रिलेटेड नहीं सी, बेसिकली दैट वाज अबाउट खेतरी माइनस या जिहड़ियां राजस्थान दे विच है, उहनां विच किहड़ा मिनरल है जिहड़ा एक्सकैवेट किया जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन सी बेसिकली। तो राजस्थान दा खेतरी रीजन है, ठीक, उस दे विच हुण आपां नूं बेसिकली पता होना चाहिए कि जिन्ने भी मिनरल्स इंडिया दे विच पाए जाते हैं उन्हां चों इंपॉर्टेंट मिनरल्स कित्थे पाए जाते। जिवें मैं फॉर एग्जाम्पल माइका की गल करा, ठीक, तो झारखंड रीजन दे विच माइका दी माइनस पाईयां जांदियां। उवें ही खेतरी रीजन जिहड़ा राजस्थान दे विच है, जिन्हां नूं खेतरी माइनस भी कह दिंदे आ, उत्थे जिहड़ा मिनरल फाइंड किया जाता है दैट इज कॉपर। ठीक है जी, तो इसका जिहड़ा मिनरल जिहड़े लई खेतरी माइनस जो राजस्थान दे विच है फेमस ने, दैट मिनरल इज द कॉपर। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। कंट्री दे विच किहड़ियां-किहड़ियां प्लेसिस ते उन्हां दे विच किहड़े-किहड़े मिनरल्स, प्लेसिस तो मेरा मतलब है कि है स्टेट ते कॉरस्पॉन्डिंग मिनरल। ठीक है जी, तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं अपने लिए की है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंसर इसका की है ए।
द प्रोसैस ऑफ साइंस दा क्वेश्चन है, द प्रोसैस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड डायरैक्टली इनटू वेपर। ठीक, कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ, ਤਿੰਨ ਸਟੇजेस ਆਫ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਓਮਿਟ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੇਪਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਊਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਫ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵੇਪਰਸ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਨ। ਠੀਕ, तो जे ये नीचे पानी आंदा जम जाता, ठीक, और फ्रीज कर जाता है, तो ऑब्वियसली जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आइस क्यूब बन जाएंगे छोटे छोटे, उन्होंने आप हेल स्टॉर्म भी कह दें, हेल्स बन जाएंगे, जिन्होंने पंजाबी जगह ने गड़े पै गए, हेल स्टॉर्म। ठीक है जी। अच्छा, स्नोफॉल ते हेफॉल दे विच की हेल स्टॉर्म या हेलफॉल दे विच की डिफरेंस है? जे वाटर वेपर्स डायरैक्टली फ्रीजिंग पॉइंट तो टैंपरेचर इन्ना घट चला गया, वाटर वेपर्स डायरैक्टली सॉलिड स्टेट दे विच कन्वर्ट हो जान, ठीक, तो यूज करते हैं टर्म स्नोफॉल, फिर स्नोफॉल होंदी। जे वो लिक्विड है जिहड़ा रास्ते दे विच ठंडा हो गया ते फ्रीजिंग पॉइंट तो नीचे चला गया, फिर वो बर्फ बन जाती है, फिर आपां की कहने हैं हेल स्टॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका आंसर बेसिकली की है? सबलिमेशन इज द करेक्ट आंसर इस चीज का। मूविंग ऑन, जे आप गल करिए कि क्वेश्चन है कि वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ मून बिकॉज, पहला ऑप्शन दिता हुआ है इट इज स्मॉलर दैन अर्थ, इसलिए आपां बेसिकली सेम फेस दिखता है। दूजा दिता गया इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस इन अ डायरेक्शन opposite to that of the earth, ये second option है। तीजा है it takes equal time for both revolution and around the earth and rotation around its own axis, it rotates at the same speed as earth around the sun। ये चार options ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। क्वेश्चन ये ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਸ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। अच्छा, हुण उसका कारण पूछा उन्होंने कि कारण ये है कि वो फेज आप देखते क्योंकि उसका साइज छोटा है। ये आंसर बिल्कुल गलत है। साइज का इस दे नाल कोई कनैक्शन नहीं है कि बई जे थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा तां शायद आपां नूं पूरा मून देखा। बेसिकली जिवें बॉल हुंदी है, ठीक, जे बॉल का तुहानूं एक ही पासा नज़र आ रहा है तो मतलब ये नहीं क्योंकि बॉल बहुत छोटी है तां करके एक पासा छोड़ नज़र आ रहा है, जे वड्डी हुंदी तां ज़्यादा दोने पासे नज़र आ जांदे। नहीं, ये तो ऑब्वियसली मूवमेंट दे नाल संबंध होऊगा। जे एक ही फेस नज़र आ रहा है मतलब एक ही फेस नज़र आ रहा है, जे मूव करूगा दूजा भी दिखूगा, मतलब ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਰਿਵੋਲਵਸ ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਟ ਰਿਵੋਲਵਸ ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ opposite ਟੂ दैट ਆਫ ਦ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ, ਔਨ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ठीक है जी। खुद ਦੇ एक्सिस ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਰਿਵੋਲਵਸ। तो ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक, ਲਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਰੋਟੇਟਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਐਸ ਦੈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ। ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਰਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਟ ਰੋਟੇਟਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਸਪੀਡ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਰਥ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ। ठीक, कि मतलब ये अपने ही एक्सिस ते इन्नी स्पीड ते घूमदा जिन्ना अर्थ सन दे आस-पास घूमदी है। तो इन्ना जमीन आसमान का फर्क नहीं हो सकता कि जिन्ने टाइम दे विच अर्थ बेसिकली सन दे आस-पास घूमदी है, रेवोल्यूशन जिहड़ा टाइम है उन्ना ही रोटेशन है। ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट की है, गलत है। तो इसका जिहड़ा आंसर है वो ये है कि दोने रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन मून की किहदे बराबर होगी? ऑब्वियसली अर्थ के बराबर आस-पास होने वाले। रेवोल्यूशन जिसनूं अराउंड द अर्थ मूवमेंट ਨੂੰ रेवोल्यूशन कह ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ रोटेशन ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ मूवमेंट ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ टाइम पीरियड सेम है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ फेज नजर ਆਉਂਦਾ मून ਦਾ। ठीक, तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। ठीक है जी। मूविंग ऑन,
ਗੋਲਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਲੈਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। Administrative tribunals are formed under which of the following articles of Indian Constitution? वर्ड यूज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सब तो पहला इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूनल्स की होंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली ਇਹਦੀ कहानी बेसिकली ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ कुछ केसेस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ এনवायरमेंट ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕਿ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, तो जे तुसी नॉर्मल जुडिशियल प्रोसैस च जाओगे इन्ना टाइम लग जाऊगा। हो सकता दरख्त अपरूट भी कर दिते गए होण ते उस बाद नवीं सड़क बन के भी टुट गई है तो उदों तक तुहाडे केस की सुनवाई ही ना होवे। क्यों? क्योंकि जुडिशरी ते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो कुछ केसेस इहो जिहे हुंदे आ, कुछ एरियाज इहो जिहे है जिस दे लई तुहानूं स्पैसिफिक सिस्टम चाहिदा अदर दैन जुडिशरी। ठीक, तो स्पैशल काइंड्स ऑफ कोर्ट्स बनाए गए जिन्हां दा नाम की रखा गया? ट्रिब्यूनल्स रखा गया। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जिहदे विच जिवें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ने, जिवें कि फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट के EMPLOYEES है, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड कोई रूल्स है या एनवायरमेंट रिलेटेड NGT तुसीं अक्सर ही वर्ड सुनिया होना न्यूज़पेपर के ट्रैक्टरां दे विच, NGT नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कि एनवायरमेंट रिलेटेड जिन्ने भी इशूज़ है वो कित्थे तक जा सकते हैं? NGT तक पहुँच सकते हैं। ठीक, तो सम एरियाज सम स्पैसिफिक रीजनस रिक्वायर अटेंशन सैपरेटली क्योंकि उन्होंने दे टाइम इज ऑफ द एसेंस सो दैट उन्होंने स्पीड अप किया जा सके जुडिशियल प्रोसैस या जस्टिस के प्रोसैस में। तो वो लिए सैपरेट इंस्टीट्यूशनस बनाए गए ਜਿਹੜੇ जुडिशरी की बेसिकली हैल्प ही करनगे। ठीक, उन्होंने कहा जाता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, बहुत तरह के ट्रिब्यूनल्स होंगे। ठीक, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किहड़े आर्टिकल के अंदर आउंदे आ? आर्टिकल 323A। ठीक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि किहड़े आर्टिकल किहड़े, इहदे लई तुहानूं पता होना चाहिए पॉलिटी दे विच जिन्ने भी आर्टिकल्स है तुहानूं ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि किहड़ा आर्टिकल किहड़ी चीज़ दे नाल संबंधित है। ठीक, डायरैक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपां नूं जिस पता होऊगा, हुण तुसीं कहोगे इन्ने आर्टिकल्स याद किवें करिए? सब तो पहला रेंजेस याद करो। ठीक है जी, कि आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के नाल एसोसीएटेड है। तो जो उन्होंने वो वाला कोई आर्टिकल लिखा हो तुहानूं पता होवे कि बेसिकली वो किसी फंडामेंटल राइट के नाल एसोसीएटेड होगा। ठीक है, इस तरीके नाल जो आपां अप्रोच करांगे तुहाडीआं रेंजेस तुहानूं क्लीयर हो गईआं, फिर तुहानूं आंसर चूज करना ईजी हो जाता है जस्ट बिकॉज तुहानूं रेंजेस पता। ठीक है जी। सेकंड स्टेप है पिन पॉइंट आर्टिकल याद कर लेना कि आर्टिकल 14 की कह रहा है या आर्टिकल 19 की कह रहा है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13 की कह रहा है, तो पिन पॉइंट पता लग जाऊगा जो वो नैक्सट स्टेप है लर्निंग का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट है, इहो जिहे क्वेश्चन एग्जाम्स दे विच अक्सर ही आ जाते हैं। मूविंग ऑन, नैक्सट क्वेश्चन है अपना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसनूं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, वो किहड़े आर्टिकल्स दे विच आउंदा? ठीक है जी, ये अपना अगला क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिते हुए आर्टिकल 45, 13, 35, 48। ठीक है जी। तो जुडिशियल रिव्यू का यह मतलब है भी जुडिशरी कोले सुप्रीम कोर्ट कोले ये पावर है जिन्होंने आप जुडिशियल रिव्यू कहने हैं। उस तो मतलब है कि कोई भी लॉ, कोई भी एग्जैक्टिव रेजोल्यूशन या ऑर्डीनेंस जिहड़ा सरकार पास कर दिंदी है या पार्लीमेंट लैके आउंदा है, जे वो संविधान दीआं प्रोविजनस दे खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट कोले पावर है, पहली गल उन्होंने रिव्यू कर सकती है तो उन्होंने स्ट्रक डाउन कर सकती है। की डिक्लेयर कर सकती है? डिक्लेयर कर सकती है कि ये लॉ या रेजोल्यूशन या जो भी ऑर्डीनेंस है ये नल एंड वॉइड है। ठीक है जी, ये नल एंड की है, वॉइड है कि ये लागू नहीं हो सकता। इसनूं कहंदे हैं जुडिशरी दी जुडिशियल रिव्यू दी पावर या सुप्रीम कोर्ट दी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दोनों कोले सुप्रीम कोर्ट कोले ते हाई कोर्ट कोले दोनों कोले पावर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट कोले ये पावर आर्टिकल 13 नाल आउंदी है, जे अगर हाई कोर्ट की गल करिए तो आर्टिकल 226 दे नाले पावर आउंदी है। ठीक है जी, मैनूं लगदा तुहानूं समझ लग गई होगी। अगला क्वेश्चन है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स किहड़े शेड्यूल के अंदर आउंदियां? बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है
ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 6th ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ 6th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਗਵਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? 6th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ, तो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਟੀਕਲ 12 to 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 13 ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟਰਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 14 to 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 to 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ। 19 to 22 ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 to 24 ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, 25 to 28 ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 29 and 30 ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ। 31 ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਲੀਟਡ ਹੈ। 32 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ 14 to 18 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੇਬਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਰੇਬਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। Which of the following was the first state in India to introduce nota? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? none of the above the option। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। none of the above ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਵੀਐਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਾ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। Which of the following nations is not permanent member of UNSC? ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ United Nations Security Council। ਦੇਖੋ, United Nations ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ UNSC, United Nations Security Council। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ।
ठीक है जी। तो ऑब्वियस जी गल है, कुछ मैंबरस परमानेंट होणगे, कुछ मैंबर टैंपरेरी होणगे। ठीक, हुण अगला क्वेश्चन आउंदा है कि एक तो नाम तो पता लग रहा है ये हमेशा मैंबर रहणगे इस बॉडी का, ये 2 ईयर पीरीयड दे लई मैंबर रहिंदे। ठीक है जी, 2 ईयर बाद दोबारा तो इलैक्शन हुंदियां, चूज कीते जांदे। टोटल स्ट्रेंथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दी हैगी है 15, जिहदे चों 10 टैंपरेरी हुंदे आ ते 5 की है अपने परमानेंट। ਹੁਣ डिफरेंस की है, जे मैं टैंपरेरी हाँ या मैं परमानेंट हाँ, डिफरेंस की है? डिफरेंस ये है परमानेंट मैंबरस कोले एक पावर है जिसनों कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब की है कि जे इन्हां पंजां चों एक ने भी ना करती तो वह बाकी सारिਆਂ ਦਾ कुछ भी फैसला होवे वो मुद्दे ते यस नहीं हो सकती, क्योंकि एक ने भी जे ना कर दी इस पावर नूं कहंदे आ वीटो पावर। कि मान लो 4 मान रहे, एक ने ना करती तो बाकी 10 दे भी वोट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें वीटो पावर अपनी यूज कर ली है। ठीक, तो मतलब बहुत कंसिडरेबल पावर है। कि इंडिया परमानेंट मैंबर का पार्ट है? नहीं, इंडिया इज नॉट। इंडिया की डिमांड है कि हुण वर्ल्ड का सिस्टम चेंज हो गया, जिस टाइम ते परमानेंट मैंबर चूज किए गए सी उस टाइम ते होना वो वर्ल्ड ऑर्डर, उस टाइम ते लग रहा सी कि ये कंट्रीज नूं होना चाहिए, पर हुण वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पोजीशन है। इंडिया भी डिजर्व करता सीट परमानेंट सीट डिजर्व करता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे विच। ठीक है जी, अपनी विश है, पर एट प्रेजेंट आपां परमानेंट मैंबर नहीं हाँ। कि टैंपरेरी मैंबर हाँ, एट प्रेजेंट इंडिया की इलैक्शन हो चुकी है एज अ टैंपरेरी मैंबर 2 ईयर पीरियड ली। ठीक है जी, तो केड़े रशिया भी परमानेंट मैंबर है, चाइना भी परमानेंट मैंबर है, यूके भी परमानेंट मैंबर है, यूएस भी परमानेंट मैंबर है, फ्रांस भी परमानेंट मैंबर है। ठीक है जी, ऑल दीज कंट्रीज आर परमानेंट मैंबर्स। ठीक है, टोटल 5 परमानेंट मैंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे। इंडिया इज नॉट वन ऑफ दीज, इंडिया टैंपरेरी जरूर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन दे विच परमानेंट पूछा गया सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्न रजिस्ट्रेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। तो पोलिटिकल पार्टीज नूं रजिस्टर होना पैंदा। तुसीं पढ़िया होना, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है, कुछ पार्टीज नूं आपां नैशनल पार्टीज कह दिंदे आ। ठीक है जी, तो मतलब वो नैशनल लैवल दी पार्टीज है। इसदे फर्दर कैटेगरीज है या मतलब एलिजिबिलिटी है भी नैशनल पार्टी कहाउण दे लई रैकोगनीशन इलैक्शन कमीशन दूगा, कहाउण दे लई किन्ने परसेंटेज ऑफ शेयर वोट्स का होना चाहिए या किन्नियां सीट्स होनी चाहिए, इस दे बेस ते की कीता जांदा है, डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो जिहड़ा एक्ट पार्लीमेंट ने पास किया है पोलिटिकल पार्टीज नूं रजिस्टर करन दे लई ते उन्हां दी बारे उन्हां दे नॉर्म्स बनाउण दे लई या रेगूलेशन बनाउण दे लई कि किवें ओह गवर्न होणगियां, उस दा नाम है रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पोलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया एक्ट इहो जिहा कोई एक्ट नहीं है। पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन इंडिया एक्ट 2000 नहीं, ये भी नहीं। ठीक है जी, तो इसका करैक्ट आंसर है रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अगला है केड़ा इन्हां चों ट्रू है प्राइवेसी बारे। ठीक, जिन्हां ने भी थोड़े टाइम पहलां दी गल जे आपां करिए राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दित्ती गई सी सुप्रीम कोर्ट तो। जिहड़ी चीज़ आधार कार्ड दा केस जो सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंचिया कि आधार कार्ड दे नाल बहुत ही इंसान दीयां परसनल डिटेल जिवें कि फिंगरप्रिंट रेटिना स्कैन अटैचड है ते गवर्नमेंट इसनूं हर चीज़ नाल मैंडेटरी लिंक कर रही है ते ये लोकां दी परसनल इनफॉर्मेशन दा मिसयूज कर सकती है गवर्नमेंट। तो एक केस है जिहड़ा ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंचिया ते गवर्नमेंट दा एक पॉइंट ये भी सी कि जे असीं परसनल इनफॉर्मेशन लै भी रहे हैं तो एक प्राइवेसी किहड़ा फंडामेंटल राइट है, तो असीं लै सकते हैं, ये किहड़ा फंडामेंटल राइट है। तो बाद दे विच सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू ते डेलीबरेट करना शुरू किया कि की प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है या होनी चाहिए है या नहीं। तो डेलीबरेशन तो बाद जिहड़ा वो केस है उस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जिहड़ी राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है जी, हुण इह किहड़े आर्टिकल दे अंडर आऊगी? ठीक है जी, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी के थ्रू ये अज्यूम किया जाता है कि प्राइवेसी नहीं है तो तुहाडी जिंदगी किस काम दी जे तुहाडे कोले प्राइवेसी नहीं है। ठीक है जी, फॉर दैट मैटर राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड परसनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 15 नहीं आऊगा, ये लीगल राइट नहीं, इट इज लीगल राइट बट नॉट, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मैं हुणे दस्सिया कि राइट टू प्राइवेसी की डिक्लेयर हो चुकी है फंडामेंटल राइट। इसका करेक्ट आंसर की है, इट इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, उम्मीद है तुहानूं समझ लगी होगी। के पुत्ता स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस दे विच डिक्लेयर की गई सी। Next is which among the following authorities decides how far the fundamental rights can apply to the members of armed forces। जिवें मैं दस्सिया सी फंडामेंटल राइट्स किहदे विच आर्टिकल्स दे विच आउंदियां, आर्टिकल 12 to 35
ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ 32 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ 32 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡਮਸ, ਸਰਟਿਓਰਰੀ, ਕੋਵਰੰਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 33 to 35 ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਰਾਈਟਸ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਪਲ ਕਮ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਲਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੇਲਡ ਹੈ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 33, 34, 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 33, 34, 35 ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋਰਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। Next question is which of the following is tagline of ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਐਗਜ਼ੌਪ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਗਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ, ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਹਿੰਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨਸ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਵਰਸ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਗਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ YouTube ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੇਰੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਜਾਂ efforts initiatives taken by the government of India or various states for that matter for the development of people, ठीक। तो इरीगेशन ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ AIBP ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, accelerated irrigation benefit program, this is also for irrigation purposes, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि, ठीक। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਐਨਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ठीक। तो हाँ जिन्होंने कोल जमीन नहीं है उन्होंने नहीं दिते जाएंगे। तो PM किसान योजना 6000 की असिस्टेंस प्रोवाइड करूगी 2000 दियां 3 इंस्टॉलमेंट्स दे विच, ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी फार्मर, एवरी लैंड होल्डिंग फार्म, जिन्हों के कोले की है जिहड़े लैंड नूं की करते हैं ओन करते, कोई भी होवे वड्डा फार्मर या छोटा फार्मर डज नॉट मैटर। Which of the following committees of the Constituent Assembly was chaired by Jawaharlal Nehru? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕॉन्स्टिट्यूशन ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ राजेंद्र प्रसाद जी ने हेड किया सी। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू पूछा गया तो अपना आंसर की होगा यूनियन पावर्स कमेटी। जे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता तो आंसर बिट ऑब्वियस की हो जाना सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है जी। मूविंग ऑन, जब गल करिए सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन बाय डैश अमेंडमेंट, ठीक है जी। तो सिक्किम नूं आपां अपनी कंट्री दे नाल एसोसीएट कर लिया सी। अर्लीयर उत्थे किंग सी, तो बाद दे विच आपां उस कंट्री दे उत्थों दे कंट्री दे लोकां ने भी
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਨ ਥਰੂ 36th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1975 ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਚੇਂजेस ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ done through these constitutional amendments are very very important so please do make a list of all the amendments and जो भी important amendments है हर amendment ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ most important ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I will also make ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ constitutional amendments ਤੇ I will make that as well ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ I will make it ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਸੱਚ ਅ ਲੈਕਚਰ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ठीक है जी मिनी रूरल ओलंपिक्स इन पंजाब तो किला रायपुर ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਲਾ ਰਾयपुर ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that take place in this place तो ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਲਾ ਰਾयपुर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਟੂ ਵਿਚ ਮਿਸਲ ਡਿਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲੋਂਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो बहुत सारिया मिसलां सी जिस दे विच वंडे हुए सी अपने रीजन पंजाब रीजन ते एंड एसोसीएटेड उस टाइम दा पंजाब दा रीजन बहुत वास्ट सी जेडे उस रीजन ते की कर रहे सी अपने अपने तरीके नाल रूल कर रहे सी मिसल्स सीगियां यूनिट्स सीगियां बैंड सी जिवें लीडर है उन्हां दे नाल फौज है इस तरीके दे नाल तो महाराजा रणजीत सिंह जी दे फादर शुक्राचाकिया मिसल नूं बिलोंग करदे सी एंड सो एज महाराजा रणजीत सिंह ठीक है जी तो महाराजा रणजीत सिंह दे रेन दे विच सारे फिर एक यूनाइटेड पंजाब दा की बनाया गया किंगडम बनाया गया जिन्हों पंजाबी किंगडम भी कह सकते हैं आपां अंडर द एजिस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह उस तो पहला ये अलग अलग छोटी छोटी मिसलां दे विच की सी वंडे हुए सी शुक्रचाकिया मिसल वाज द मिसल जिस नूं महाराजा रणजीत सिंह जी बिलोंग करदे सी ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਹੀਨੂਰ ਡਾਇਮੰਡ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ठीक है जी जिस दे भी हाथों च गया तो वो अनदर टाइम की स्टोरी है तो कोहिनूर डायमंड महाराजा रणजीत सिंह जी ਨੂੰ शाह शहूजा तो मिला सी तो he got the कोहिनूर डायमंड from शाह शहूजा ठीक कोहिनूर डायमंड मूविंग ऑन Which city was founded by Guru Amardas जी तो सिख गुरुज ने बहुत सारी सिटीज दी नींह पत्थर रखे है फाउंडेशन रखी है एग्जाम्स दे विच अक्सर ही किहड़े गुरु जी नाल किहड़ी सिटी एसोसीएटेड है या फाउंडिंग किहड़ी सिटी दा फाउंड किया गया सी किहड़े गुरु द्वारा क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है तो गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब नूं की कीता सी फाउंड कीता सी गोइंदवाल साहिब इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मूविंग ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब वाज फॉर्मली नोन एज शहीद भगत सिंह नगर तो जो लोग नवां शहर रीजन में बिलोंग करते हैं उन्होंने एक आंसर बहुत ईजिली आता होगा रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन सी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं सी आई होप तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ सही हो गया होगा नवां शहर नूं शहीद भगत सिंह नगर या SBS नगर दे नाल भी जाणिया जांदा है जिवें SAS नगर मोहाली नूं कहा जांदा है SBS नगर नवां शहर नूं कहा जांदा है पंजाब केसरी इज द फ्रेज एसोसीएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक प्रकाश सिंह बादल नूं नहीं कहा जाता सुनील दत्त नूं नहीं कहा जाता लाला लाजपत राय जी नूं पंजाब केसरी दा की दिता गया सी टाइटल दिता गया सी तो करैक्ट आंसर इज लाला लाजपत राय इज द करैक्ट आंसर फ्रीडम फाइटर जिन्हां ने साइमन कमीशन के अगेंस्ट एजिटेशन की सी फिर लाठी चार्ज के दौरान बहुत सीवियरली इंजर्ड हो गए सी ते उसी इंजरीज करके उन्हां दी डेथ हो गई सी एंड उन्हां नूं पंजाब केसरी दा टाइटल दिता गया सी ठीक है जी आई होप दिस इज करैक्ट विद यू पंजाब अकॉर्ड in 1985 was signed
ਬਿਟਵੀਨ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਕੋਰਡ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो बेसिकली पंजाब अकॉर्ड वाज साइंड बाय द नैशनल लीडरशिप एज वेल एज लीडरशिप ऑफ द पंजाब। ठीक, जे आप गल करिए हरचंद सिंह लौंगोवाल ते राजीव गांधी गवर्नमेंट या राजीव गांधी दे विच ये ਜਿਹੜਾ एग्रीमेंट है वो की किया गया सी, साइन होया सी, जिसनू पंजाब अकॉर्ड का नाम दिता गया 1985 दे विच। ठीक, जरनैल सिंह भिंडरांवाले एंड बूटा सिंह इज नॉट द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, सुरजीत सिंह बरनाला एंड ज्ञानी जैल सिंह इज नॉट द करैक्ट आंसर। प्रकाश सिंह बादल एंड राजीव गांधी इज नॉट द करैक्ट आंसर। तो एट दैट टाइम हरचंद सिंह लौंगोवाल एंड राजीव गांधी वर द टू पीपल जिन्हां दे विच एग्रीमेंट की किया गया सी, साइन किया गया सी। नैक्सट इज विच सिख स्कॉलर कंपोज्ड सिख एनसाइक्लोपीडिया, जिसनों महान कोश भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो भाई काहन सिंह इज द करैक्ट आंसर। भाई वीर सिंह ने विमेन ते बहुत वर्क किया, बेसिकली इन्होंने बहुत सारा काम विमेन ते है। भाई काहन सिंह दा वर्क सिख एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, जिसनों महाकोश, उस ते उन्होंने वर्क किया सी। द करैक्ट आंसर इज भाई काहन सिंह। द नानक शाही कैलेंडर नाम तो पता लग रहा है गुरु नानक देव जी नाल एसोसिएटेड है। तो इट इज स्टार्ट्स जदों तो कदों तो शुरू होंदा है, जदों तो गुरु नानक देव जी का बर्थ होंदा है। तो बर्थ ईयर ऑफ गुरु नानक देव जी 1469। तो नानक शाही कैलेंडर बिगिनस फ्रॉम द ईयर 1469, दैट इज द बर्थ ईयर ऑफ गुरु नानक देव जी। उम्मीद है तुहाडा क्वेश्चन सही होया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम पंजाब जीके एज वेल एज जीके। मैनूं उम्मीद है तुहाडे मैक्सिमम क्वेश्चन सही होए होणगे। कॉमेंट सैक्शन दे विच जिहड़ी तुसीं होर वीडियोज़ चाहुंदे हो या जिस टॉपिक ते तुसीं चाहुंदे हो असीं डिस्कशन करिए या वीडियो बनाइए, प्लीज़ डू लैट अस नो एंड वी विल बी मोर दैन हैप्पी टू डू इट। ठीक है जी, मेरे वालों यानी हरमनदीप सिंह वालों इन्ना ही। मैं जल्द ही हाज़र होवांगा अगले लैक्चर दे नाल होर क्वेश्चन दे नाल। थैंक यू एवरीवन।